गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट। बेटा आज हम देखेंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ ने बेटा दो नियम दिए थे। किरचॉफ के नियम की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जटिल परिपथों में धारा का मान आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। मतलब जो ऐसे परिपथ होंगे जिसके अंदर काफ़ी सारी धारा होंगी, काफ़ी सारी धाराएं वहाँ पर प्रवाहित हो रही होंगी, तो अगर हमें उनका मान निकालना है तो हम इस नियम का उपयोग करके उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं, जिसके लिए दो नियम किरचॉफ ने दिए थे। पहला तो है बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम को हम जंक्शन नियम भी बोलते हैं, ठीक है, या हम इसको हिंदी में बोलते हैं संधि का नियम, ठीक है, संधि का नियम भी इसे बोल सकते हैं। इस नियम को धारा का नियम या फिर संधि का नियम भी कहते हैं। या तो हम बोलेंगे कि धारा का नियम है या हम बोलेंगे कि ये क्या है, संधि का नियम है। अब किरचॉफ के इस नियम के अनुसार किसी संधि की ओर आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, ठीक है। मतलब जितनी भी धाराएं उस संधि की तरफ आ रही होंगी उनका योग, और जितनी भी धाराएं उस संधि से जा रही होंगी उनका योग क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। यह नियम आवेश संरक्षण के नियम अनुपालन करता है। मतलब जो आवेश संरक्षण का नियम है बेटा, यह नियम उसका भी अनुपालन करता है। मतलब जितनी भी करंट आएगी, जितनी करंट जाएगी, उसका जो अलजेब्रिक या बीजगणितीय योग होगा वो एक दूसरे के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, अब उसकी हम बात कर लेते हैं। इस नियम को बेटा हम वोल्टता का नियम तथा लूप का नियम भी बोलते हैं। पाश का नियम है ना, हम इसको वोल्टता का नियम भी बोल सकते हैं और पाश का नियम भी बोल सकते हैं। इस नियमानुसार विद्युत परिपथ के विभिन्न लूपों से प्रवाहित धारा, मतलब जितने भी लूप होंगे उस परिपथ में, उसमें प्रभावित होने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल, धारा का और प्रतिरोधों का गुणनफल का बीजगणितीय योग, मतलब धारा I और प्रतिरोध R का बीजगणितीय योग इस लूप में लगे हुए सेलों के, मतलब जितने भी सेल लगे होंगे ना इस लूप के अंदर, उसका जो विद्युत वाहक बल होगा, विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होंगे। मतलब जितनी भी धारा प्रवाहित हो रही है उस धारा प्रवाहित होने के साथ साथ जितने भी हमने वहाँ पर प्रतिरोध लगा रखे हैं उनका गुणनफल का योग, और जितने भी वहाँ पर विद्युत वाहक बल लगे हुए हैं उनका योग एक दूसरे के क्या हो जाएगा बेटा, बराबर हो जाएगा। जैसे हम लिख सकते हैं समेशन IR इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ E, ठीक है। E मतलब EMF, ठीक है, EMF विद्युत वाहक बल जिसको हम बोलते हैं। तो दोनों का सम जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। ये दो नियम समझे। अब हम किस तरीके से इसकी चिन्ह लगाएंगे कि कब हमको वहाँ पर धनात्मक का लगाना है, कब हमें वहाँ ऋणात्मक लगाना है, ये हम देख लेते हैं कि दोनों नियमों को नियम को हम पालन तो करेंगे, लेकिन अब उसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, अब ये जो दूसरा लॉ है बेटा, ये हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम बोलते हैं, ठीक है। तथा इसके अतिरिक्त इसे ओम के नियम का, ये जो ओम का नियम है उसका भी क्या करता है ये बेटा, अनुपालन करता है। अब हम बात कर लेते हैं बेटा चिन्ह परिपाटी की। यदि जो धारा की दिशा के लिए लूप की दिशा में हो, तो अगर धारा की दिशा जो है वो लिए गए लूप की दिशा में हो, तो मतलब जो लूप हमने लिया है जिस दिशा में हम जा रहे हैं उसी दिशा में अगर धारा भी जारी हो, तो धारा व प्रतिरोध का गुणनफल सदैव क्या लिया जाएगा, धनात्मक लिया जाएगा। और अगर हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में धारा जारी है, तो धारा और प्रतिरोध का गुणनफल हमेशा वहाँ पर क्या लिया जाएगा बेटा, ऋणात्मक लिया जाएगा, ठीक है। दूसरा, यदि लूप की दिशा में चलते हुए सेल में ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर जाते हैं तो विद्युत वाहक बल धनात्मक लिया जाता है। मतलब जब भी हम लूप में चलते हैं और धन वाले टर्मिनल से ऋण वाले टर्मिनल की तरफ जाते हैं तो जो विद्युत वाहक बल होता है वो धनात्मक लिया जाता है, और जब ऋण से धन की तरफ आते हैं तब जो विद्युत वाहक बल है वो ऋणात्मक लिया जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक डायग्राम दिया है आपको, इसमें सबसे पहला लूप हमने लिया है बेटा AB
E ठीक है, ABEFA हमने लिया, A से चले और वापस A पर आए। तो देखिए हम A से चलना चालू करा है हमने। जब हमने A से चलना चालू किया है तो हमें सबसे पहले कौन सी करंट मिल रही है वहाँ पर? सबसे पहले जो धारा मिल रही है वो मिल रही है I2 और जो प्रतिरोध मिल रहा है वो मिल रहा है R2। तो I2 × R2 को हमने क्या ले लिया बेटा? धनात्मक ले लिया। अब आगे चले हम, तो अब हम कैसे जाएंगे? अब हम जाएंगे E से F की तरफ। अब E से F की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर और कोई चीज़ तो है नहीं, लेकिन हाँ, हम जब धनात्मक से ऋणात्मक की तरफ जा रहे हैं तो E2 क्या हो जाएगा? यहाँ पर E2 हो जाएगा हमारा माइनस में। ठीक है, अब हम चले वापस E से F की तरफ और F से चले हम वापस A की तरफ। जब F से A की तरफ चले तो हमारी दिशा और धारा की दिशा यहाँ पर भी हमें क्या मिल रही है? एक जैसी मिल रही है। तो यहाँ पर भी हमने I1 और R1 को क्या ले लिया है? प्लस ले लिया है। अब हम यहाँ से ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ चल रहे हैं तो E1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? E1 यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, धनात्मक से ऋणात्मक और ऋणात्मक से धनात्मक की तरफ चलेंगे तो क्या होगा? ऋण से धन की तरफ जाते हैं तो धनात्मक होता है। ठीक है, तो हमने धनात्मक ले लिया E1 को। अब हम दूसरा लूप देखते हैं। दूसरा लूप देखिए आप, BCDEB है ना, B से चलना हमने चालू किया, C की तरफ चले तो जो करंट हमें मिल रही है, जो धारा मिल रही है वो मिल रही है I3, वो भी उसी दिशा में चल रही है जिस दिशा में हम चल रहे हैं। तो I3 R3 क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। अब हम चलेंगे D से E की तरफ है ना, और फिर चलेंगे E से B की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, अब I2 की जो दिशा है वो हमारी दिशा के विपरीत है, इसलिए I2 और R2 जो हो जाएंगे वो दोनों हो जाएंगे ऋणात्मक। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत वाहक बल की। तो चलो विद्युत वाहक बल में देखिए, ऋण से धन की तरफ जा रहे हैं तो E3 जो हो जाएगा वो धनात्मक हो जाएगा। फिर हम वापस से ऋण से धन की तरफ जा रहे हैं तो E2 भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर धनात्मक हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर कोई भी आपको डायग्राम दिया हो तो आप उसके अंदर जो धारा है उसका मान निकाल सकते हैं। देखिए अब प्रश्न है, आपको दिया हुआ है कि ये जो डायग्राम दिया है इस डायग्राम में आपको I की वैल्यू निकालनी है, धारा का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लूप ले लेते हैं, कौन सा वाला? अब यहाँ पर देखिए I1 जो है वो I2 + I3, I2 और I3 की दिशा एक जैसी है और I1 की अलग है, तो I1 जो होगी वो I2 + I3 के बराबर हो जाएगी। इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब हम लूप में चलते हैं ABEFA। ठीक है, पहला वाला लूप हमने ले लिया है। तो यहाँ पर जो प्रतिरोध है वो कितना है बेटा? 2 है, तो 2I1 हो जाएगा + 2I2 हो जाएगा। दोनों की दिशा एक जैसी है, जिस दिशा में हम चल रहे हैं उसी दिशा में धारा भी चल रही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब वोल्टेज की बात कर लेते हैं। तो वोल्टेज जो हो जाएगा यहाँ पर बल जो हो जाएगा वो हो जाएगा, जो 6 हो जाएगा वो तो हो जाएगा माइनस में, क्योंकि धन से ऋण की तरफ जा रहे हैं तो इसको हमको माइनस में लेना पड़ेगा, और फिर ऋण से धन की तरफ जाएंगे तो 10 को हमको क्या लेना पड़ेगा? प्लस में लेना पड़ेगा। तो लिख दिया, तो 2I1 + I2 = क्या आ जाएगा बेटा? 4 आ जाएगा। तो I1 + I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। इसको समीकरण नंबर 2 हमने दे दिया यहाँ पर। अब हमने दूसरा लूप ले लिया BCDEB। ठीक है, अब इसमें हम B से C की तरफ चलें तो I3 हमें मिल रहा है, I3 हमें सेम दिशा में मिल रहा है, हम जिस दिशा में चल रहे हैं, तो हो गया 4I3 प्लस का। फिर हम चले I2, तो I2 जो हमें मिल रहा है, I2 हमें मिल रहा है बेटा विपरीत दिशा में, इसलिए हमने उसको लिख लिया माइनस के साथ में। तो ये हो जाएगा माइनस का 2I2। ठीक है, अब आगे जब हम चलते हैं, आगे जब चलने के बाद में हमें जो प्रतिरोध मिलता है, तो प्रतिरोध मिलने के बाद में बेटा देखिए जो I3 की वैल्यू है, अगर हम समीकरण 1 को देखें तो वहाँ से हम I3 की वैल्यू निकाल सकते हैं और I3 की वैल्यू निकाल के हम इस समीकरण के अंदर रख सकते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद में हमारे पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2I1 + I2 = 4। और I1 और I2 की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी है? ऑलरेडी 2 निकाल रखी है। तो हमारे पास में जो धारा की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी बेटा? धारा की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर 2 आ जाएगी।